कितना अहम होता है। वैसे इसके बारे में एक कर्मचारी से अच्छा कोई और नहीं बता सकता। भारत में तो अधिकतर कंपनियां हफ्ते में बस एक ही दिन ऑफ देती हैं, लेकिन बहुत सी कंपनियां 2 दिन का वीक ऑफ भी देती हैं। और इस बीच दुबई से खबर आ रही है कि वहां काम के दिन की संख्या को 4.5 दिन कर दिया गया है। काम का दिन यानी हफ्ते में 2 वीकली ऑफ के अलावा एक हाफ डे मिलेगा। अब इस पर वैसे आप अपने दफ्तर में बैठे चर्चा कर सकते हैं, ब्रेकआउट एरिया या फिर कैंटीन में बैठे अपने बॉस को सुझाव भी दे सकते हैं। लेकिन दुबई में इस खबर से जहां लोग बहुत ज़्यादा खुश है, वहीं इसके पीछे जो दलील दी गई है वो बहुत ही दिलचस्प है, जिसे हम आपको बताएंगे भी और समझाएंगे भी। साथ ही ये भी हम बताएंगे कि वीकली ऑफ किसी एम्प्लॉय की खुशी का पैमाना सेट करता है और कितना सेट करता है। किस मुल्क में छुट्टी को लेकर क्या नियम है, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले ज़रा 2.5 दिन के वीकली ऑफ वाली खबर समझते हैं। खूबसूरत मंजर, आलीशान जिंदगी, ठाट बाट ऐसा कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। खाड़ी देश यूएई में दौलत तो बेहिसाब है, लेकिन क्या आम लोगों की जिंदगी में चैन और सुकून है? शायद ये सवाल संयुक्त अरब अमीरात की सरकार के सामने भी उठा होगा। तभी सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए लोगों को हफ्ते में 2.5 दिन छुट्टी देने का ऐलान किया है। नए नेशनल वर्किंग वीक के मुताबिक यूएई में कर्मचारियों को हफ्ते में 4.5 दिन ही काम करना होगा, यानी कर्मचारियों के लिए 2.5 दिन का वीक ऑफ होगा। शुक्रवार को कामकाज दोपहर 12 बजे तक ही चलेगा, जिसके बाद कर्मचारी जुमे की नमाज अदा कर सकेंगे। 1 जनवरी 2022 से यह नया नियम सरकारी दफ्तरों में लागू हो जाएगा। यह नियम निजी सेक्टर्स के कर्मचारियों पर लागू होगा या नहीं, इसे लेकर अभी कोई फैसला नहीं किया गया। माना जा रहा है कि निजी सेक्टर सरकारी विभागों की तरह अपने वीकली ऑफ में बदलाव कर सकता है। इस्लामिक देश के लिहाज से भी देखें तो यूएई का ये फैसला बड़ा है, क्योंकि ज्यादातर खाड़ी देशों में जुमे की नमाज की वजह से शुक्रवार और शनिवार को छुट्टी दी जाती है। लेकिन अब अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए यूएई ने पश्चिमी देशों की तर्ज पर चलने का मन बना लिया है। यूएई सरकार का मानना है कि शनिवार और रविवार की छुट्टी से दुनिया के दूसरे देशों के साथ बेहतर तरीके से व्यापार और आर्थिक लेन देन होगा, जिसका लाभ हजारों कंपनियों को हो सकता है। लेकिन अहम बात यह है कि यह बदलाव यूएई में काम और जीवन को संतुलित करने, साथ ही सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने की कोशिश है। यूएई में रोजाना 8 घंटे काम का नियम है, यानी सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक दफ्तरों में काम होता है। अब शुक्रवार को कर्मचारी दोपहर 12 बजे तक ही काम करेंगे और उसके बाद आसानी से जुमे की नमाज के लिए वक्त निकाल लेंगे। इस फैसले से यूएई सरकार की कोशिश वहां काम करने वालों की जिंदगी बेहतर करने की है। आंकड़ों के मुताबिक यूएई में करीब 34 लाख भारतीय हैं, जो वहां की पूरी आबादी के 30% हैं। जाहिर है सरकार के इस फैसले से वहां काम करने वाले भारतीयों का भी भला होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आप पूरे हफ्ते में कितने घंटे काम करते हैं? 8 या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा 9 घंटे काम करते होंगे, ऐसा ही है ना? लेकिन भारत में आमतौर पर रोजाना 8 घंटे के हिसाब से हफ्ते में 5 दिन यानी कि 40 घंटे काम होता है। लेकिन जैसे कि हमने अभी आपको बताया भी और आपने देखा कि यूएई में लोगों को अब हफ्ते में 2.5 दिन की छुट्टी मिलने वाली है। अब आप ये जानकर हैरान होंगे कि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहां पहले से ही काम के दिन या फिर घंटे कम किए गए हैं, और दावा ये किया जाता है कि इसकी वजह से उन देशों में कर्मचारी बहुत खुश हैं और वहाँ उत्पादन पर भी इसका असर पड़ा है। जापान की बात करते हैं। जापान ने अपने यहाँ वर्क और लाइफ यानी काम और जिंदगी का संतुलन बेहतर करने के लिए प्लान बनाया, और इसी के तहत वहाँ कर्मचारी हफ्ते में 5 दिन की जगह बस 4 ही दिन काम कर सकते हैं। वैसे माना जाता है कि जापान में ज़रूरत से ज़्यादा काम और उसके दबाव की वजह से कई लोगों की जान गई है, लेकिन सरकार इस हालत को बदलना चाह रही है। अगर बात करें यूरोप की, स्पेन में कोविड के पहले ही हफ्ते में काम के दिनों को लेकर चर्चा चल रही थी, और वहाँ सैकड़ों कंपनियां ऐसी जहां हफ्ते में 4 वर्किंग डेज को लेकर बात बन भी गई थी।
इसी तरीके से अगर स्वीडन की बात करें तो काम के घंटों को लेकर प्रयोग वहां पर भी किए जा रहे हैं। कई जगहों पर रोजाना 6 घंटे काम को लागू भी किया गया है। काम के घंटे और दिन के चयन कर्मचारी अपने हिसाब से कर सकते हैं। दावा वैसे ये भी है कि इसके नतीजे बहुत अच्छे आ रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव आ रहे हैं। जर्मनी के लोगों के वर्किंग आवर्स की भी बात करते हैं और वर्किंग वीक करीब 34 घंटे का है, यानी कि 8 घंटे रोज के हिसाब से, और वहाँ करीब 4 ही दिन लोग काम करते हैं। फिर भी वहाँ काम के घंटे कम करने की बात हो रही है, यानी इससे भी कम। अगर बात करें आइसलैंड की तो वहाँ ज़्यादातर कर्मचारी हफ्ते में 4 दिन काम करते हैं। और दिलचस्प बात यहाँ पर देखिए ये है कि अगर कुछ घंटे कम काम भी किया तो उनकी सैलरी कटती नहीं है, ये सबसे अच्छी बात है। नॉर्वे में कर्मचारियों को और भी ज़्यादा सुकून है। वहाँ लोगों से हफ्ते में सिर्फ 27 घंटे ही काम करने की उम्मीद की जाती है, यानी कि 8 घंटे रोज़ के हिसाब से अगर देख लिया जाए तो बस 3 दिन, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे एक्स्ट्रा लगा लीजिए, यानी करीब 4 दिन की छुट्टी वहाँ के लोग एंजॉय करते हैं। एक सर्वे में ये भी पाया गया है कि इसके बावजूद नॉर्वे दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव देशों में शामिल है और काम के लिहाज से सबसे खुशगवार जगह है। लोग वहाँ के बहुत खुश हैं, पॉजिटिव रहते हैं। इसी तरीके से फ्रांस में लोग पिछले करीब 2 दशक से हफ्ते में 35 घंटे काम कर रहे हैं, यानी कि हफ्ते में करीब 4 दिन और 3 घंटे के हिसाब उसको लगा लीजिए। फ्रांस में भी इस प्रयोग के नतीजे बहुत अच्छे रहे, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो कंपनियां या फिर देश इस बात को लेकर अब ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि अगर एम्प्लॉय से काम कराया जाता है तो उसको उस हिसाब से छुट्टी दी जाए ताकि प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा अच्छी हो। वैसे इसके नतीजे अच्छे आए हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि करीब 50% कर्मचारी पेड ओवरटाइम भी करते हैं। इसको भी ध्यान रखना होगा, यानी कि उनके लिए मसला आराम का नहीं है। ज़्यादा छुट्टी मिली तब भी वो पैसे के लिए काम ज़रूर करते हैं। खैर, ये वो देश हैं जिन्होंने अपने यहाँ हफ्ते में काम के दिन और घंटों को कम किया है। ब्रिटेन और अमेरिका में कई ऐसी कंपनियां हैं जो अपने तौर पर इसे आजमा रही हैं। हफ्ते में 4 दिन वर्किंग डे किया जा रहा है या फिर घंटों में कटौती की जा रही है। वैसे कोरोना काल ने भी काम करने के तौर तरीकों को बदल डाला है। ज़्यादातर कंपनियों में इस दौरान वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ा है और कंपनियों ने भी इसको तवज्जो दी है, जो कई कर्मचारी को रास भी आया है। और यही एक बड़ी वजह रही है कि अपनी सहूलियत के हिसाब से अब चाहे वो कर्मचारी हो या फिर कंपनी हो, वो इसे जारी रखने का फैसला कर रहे हैं और दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इसमें नज़र भी आती है। तो 2 दिन के बजाय अब हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दुनिया में अरसे से मंथन हो रहा है। खासकर पश्चिमी देशों में इस पर चर्चा होती आई है। पश्चिमी देशों में कई संस्थाओं या फिर कहें कि कंपनियों ने अपने स्तर पर कर्मचारियों के वर्किंग डेज या फिर वर्किंग आवर्स को कम कर दिया है। बहस के 2 पहलू हैं। एक दलील ये है कि इससे नौकरी के मौके बढ़ते हैं, जीवन बेहतर होता है, लेकिन दूसरी दलील ये भी है कि इससे प्रतिस्पर्धा कम हो जाती है, यानी कंपनी या अर्थव्यवस्था पर फर्क पड़ सकता है। चलिए पहले फ़ायदा हम आपको समझा देते हैं। अगर हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी होती है तो फ़ायदा क्या होगा? सीधी सी बात है, कर्मचारी परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादा वक्त गुजार पाएंगे, अपने ऊपर, अपनी सेहत के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, खुद से जुड़े लोगों का ज़्यादा ध्यान वो रख पाएंगे। कर्मचारी अपने व्यक्तिगत विकास पर भी ज़्यादा फोकस कर पाएंगे। युवा कर्मचारी अपनी शिक्षा पर ध्यान दे सकेंगे। कहीं घूमने अगर किसी को जाना है तो एटलीस्ट परिवार के साथ वो जा सकते हैं और अपने शौक भी वो पूरे कर सकते हैं। कर्मचारी वैसे अगर चाहें तो अपने घर को सजा संवार भी सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। शौक में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वैसे कहने की ज़रूरत नहीं कि अगर कर्मचारी ऐसा कर पाएंगे तो वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही तौर पर बहुत ज़्यादा स्वस्थ महसूस करेंगे और खुश रहेंगे, बेहतर महसूस करेंगे। दावा ये भी किया जाता है कि इसका असर दफ्तर में उनके काम पर भी नज़र आता है। सीधी सी बात है कि अगर आप खुश होंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो उसका असर आपके काम पर, आपके चेहरे पर, आपके हाव भाव पर, आपकी डीलिंग पर नजर आएगा, यानी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है, बेहतर और ज़्यादा काम कर पाते हैं। इससे सीधे तौर पर फ़ायदा होता है और ब्रिटेन में कई कंपनियां अपने कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी दे रही हैं। वहाँ किए गए एक सर्वे में ये भी पता चला है कि कंपनियों के मालिक इसके नतीजों से बहुत खुश हैं, क्योंकि ज़्यादा वीक ऑफ की वजह से कर्मचारी कम बीमार हो रहे हैं, उनका सेटिस्फैक्शन बढ़ गया है। दावा ये भी किया जा रहा है कि इसकी वजह से कंपनी का मुनाफा भी बढ़ा है, लेकिन इसमें कुछ मुश्किलें भी हैं।
उनका जिक्र करना भी ज़रूरी, यानी कि सिक्के का एक दूसरा पहलू भी हम आपको दिखाते हैं और समझाते हैं। इससे कंपनी को काम में मुश्किल आ सकती है, पहली बार। इसके कंपनी को व्यवस्था बनाने में दिक्कत आ सकती है। किसी दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट को लेकर भी मुश्किल आ सकती है और इसके अलावा स्टाफ की समस्या भी हो सकती है और सरकारी काम से जुड़े मामलों में भी परेशानी आ सकती है। तो अगर फायदा है तो परेशानियां भी हैं, दिक्कतें भी हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि वर्किंग डे या वर्किंग आवर कम करने से फायदा क्या होता है? क्या इससे कर्मचारी की ज़िंदगी वाकई बेहतर हो जाती है और उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है? इस पर हमने मनोचिकित्सक की भी राय जाननी चाहिए। सुनिए ज़रा क्या कहते हैं वो। तो ये देखा गया है कि ज्यादा अगर वर्किंग आवर्स होते हैं तो उसका नेगेटिव प्रभाव पड़ता है हमारे मेंटल हेल्थ पे और फिजिकल हेल्थ पे, दोनों पे। और उसकी कई वजह हैं, क्योंकि ज्यादा वर्किंग आवर्स से आपकी जो स्लीप है, नींद है, उस पे इफेक्ट पड़ता है। और उसके अलावा देखा गया है कि आपके खान पान पे इफेक्ट पड़ता है, आपका जो है इनएक्टिविटी ज्यादा होती है। तो कह सकते हैं कि जो इसका इफेक्ट है डायरेक्टली भी है और इनडायरेक्टली भी है। तो आप कितने अपने आप से खुश हैं, आपका रिलेशनशिप बाकी कुलीग से कैसा है, आपको अपना जहां काम करते हैं कितनी आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है, आपको सपोर्ट सिस्टम कैसा है, आप कितने कनेक्टेड हैं बाकी दोस्तों से, कितना फ्री टाइम, रिलैक्स का टाइम है आपका, कितना फिजिकल एक्टिविटी आप करते हैं। तो ये सब चीजें भी इम्पोर्टेंट है। वैसे एक बात तो है कि ये ज़्यादा वीकली ऑफ वाली बात अच्छी भी है और इसके रिजल्ट अच्छे आते हैं, ये भी सच्ची बात है। कम से कम एक्सपर्ट तो ये कह रहे हैं। अब आपने एक्सपर्ट की राय तो सुन ली। उनका साफ तौर पर ये कहना है कि वर्किंग डे ही अपने आप में बहुत अहम नहीं है और भी कई सारी ऐसी वजह हैं जिनका असर मानसिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। उससे आपकी उत्पादकता पर असर पड़ता है, आपकी खुशी कम या फिर ज़्यादा हो सकती है। हमें उन सभी फैक्टर्स पर ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। वैसे गुड न्यूज़ टुडे का भी मकसद ये है कि आपको वही खबरें दिखाएं जो आपके चेहरे पर स्माइल लेकर आए। हर साल खुशहाल देशों की सूची बनती है जिसमें अलग अलग पैमानों पर देशों को परखा जाता है और फिर उसी हिसाब से वहाँ रहने वाले लोगों की खुशहाली का पैमाना तय होता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल खुशी के स्तर को 4 कारकों पर मापा जाता है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय माफ कीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय, स्वस्थ जीवन, प्रत्याशा, सामाजिक सपोर्ट, आज़ादी, विश्वास, उदारता और भ्रष्टाचार को लेकर आम लोगों की सोच शामिल है। इसके अलावा पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी का असर भी देखा जाता है। उन बातों को भी परखा जाता है जो इसे प्रभावित करती है, इसे मतलब पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी को, और फिर उस हिसाब से देशों को अंक दिए जाते हैं और फिर सूची तैयार की जाती है। अब रिपोर्ट के हिसाब से विश्व खुशहाली में गिरावट दर्ज की जा रही है। खासकर अगर हम भारत की बात करें, इसका असर ज़्यादा है और यही कारण है कि भारत में खुश रहने और खुश होने वाले लोगों में कमी आ रही है। 2018 में देखिए, भारत इस रैंकिंग में 133वें स्थान पर था, जबकि इस साल 140वें पायदान पर आ गया है भारत, यानी खुशहाली का पैमाना कम हो रहा है। इसकी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। इसमें इस बात पर भी गौर किया जा रहा है कि चिंता, उदासी और क्रोध सहित नकारात्मक भावनाओं में वृद्धि होती है। ठीक इसी तरह से यदि हम दूसरे देशों की भी बात करते हैं तो इस सूची के आधार पर फिनलैंड को लगातार दूसरे साल दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया है। यानी वहाँ के लोग सेटिस्फाइड भी हैं, खुश भी हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं। उसके बाद डेनमार्क का नंबर आता है, नॉर्वे के बाद आता है नंबर आइसलैंड का, इसके बाद नीदरलैंड का भी नंबर आता है। यानी ये तमाम ऐसे मुल्क हैं जहाँ पर लोग खुश हैं, पॉजिटिव रहते हैं, अच्छा सोचते हैं और उसका असर उनकी अच्छी सेहत पर नजर भी आता है। पाकिस्तान का जिक्र यहाँ करेंगे। 67वें पायदान पर है पाकिस्तान, बांग्लादेश 125 में और चीन 93वें स्थान पर है। तो दुनिया के सबसे अमीर देशों की अगर हम बात करें, जिस पर हमेशा बात होती है कि अमेरिका सबसे अमीर है, लेकिन आपको बता दें कि खुशहाली के मामले में अमेरिका नंबर 1 पर नहीं है, यानी वहाँ के लोग भी उतने खुश और सेटिस्फाइड नहीं है। अमेरिका 19वें स्थान पर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमीर होना खुश रहने का पैमाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं।
कोरोना के मामले में एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। ओमिक्रॉन को लेकर तमाम कयास भी लगाए जा रहे थे, बहुत सारी रिसर्च भी चल रही थी। दक्षिण अफ्रीका में मिले नए वेरिएंट पर अब एक राहत वाली खबर आई है। वैसे इस वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया था, लेकिन बावजूद इसके ये कहा जा रहा है कि ज़्यादा खतरनाक नहीं है और विशेषज्ञों ने उसके दोनों रूपों BA.1 और BA.2 का पता लगाकर इसको समझने की कोशिश की है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के नए फॉर्मेट से किसी भी तरह के खतरे की बात नहीं है। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन बहुरूपीय की तरह वेश बदल रहा है, लेकिन विशेषज्ञों की पैनी नजर से उसका बच पाना बेहद मुश्किल है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का अब एक और नया रूप सामने आया है। हालांकि 1 महीने पहले साउथ अफ्रीका में ओमिक्रॉन का पता चला था, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन के इस खुलासे के बाद कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की विदाई तय हो गई थी, लेकिन बहुरूपीय ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से अपना रूप बदलकर चकमा देने की कोशिश की है, जबकि विशेषज्ञों ने उसके दोनों रूपों BA.1 और BA.2 का पता लगाकर उसकी इस चाल को भी नाकाम कर दिया। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि कोरोना के नए फॉर्मेट को लेकर किसी तरह के खतरे की बात नहीं है। एक संभवता ये हो सकती है कि बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये इन्फेक्ट करेगा कम से कम समय के अंदर, और उससे जो है एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। अधिकतर ये देखा गया है कि जब पेंडेमिक खत्म होता है तो इस तरह से हल्का इन्फेक्ट करने वाला जो है वेरिएंट आ जाता है। मगर इससे दूसरी संभावना यह भी हो सकती है कि ये बच्चों में इन्फेक्ट करेगा, और क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर बच्चे अनवैक्सीनेटेड हैं, उनके अंदर ये सीरियस प्रॉब्लम कर सकता है और उनको बहुत ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन कोरोना के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये भारत सहित दुनिया के 44 देशों में दस्तक दे चुका है। लेकिन ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच एक राहत भरी खबर भी आई है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंटर यानी CSIR के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राकेश मिश्रा का दावा है कि कोरोना वैक्सीन नए ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी असरदार है। यानी अगर किसी ने वैक्सीन की डोज ली है तो वो कोरोना के खिलाफ सुरक्षा कवच का काम करेगी। हम बहुत ही अच्छी सिचुएशन में, बहुत मजबूत सिचुएशन में हैं, लेकिन हमको उस मजबूत स्थिति को गंवाना नहीं चाहिए। हमको उसको और भी सतर्क होकर वायरस को हराने में एक साथ जुटना चाहिए। तो एक साथ जुटने का मतलब है कि मास्क लगा के रखें, बंद जगहों पे भीड़ भाड़ में ना जाएं और हाथ साफ रखें, जैसे सबको अभी इतनी बार बताया चुका है। और जरूर से जरूर वैक्सीन लगा लें अगर आपके लिए आप क्वालिफाई करते हैं, एज ग्रुप और ये है तो। इतना हम अगर करते हैं और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जिस तरह सर्विलेंस कर रहा है और टेस्टिंग कर रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमको कोई डरने की जरूरत है ये नए वेरिएंट से। विशेषज्ञों का दावा है कि कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा संक्रामक है, यानी ओमिक्रॉन डेल्टा के मुकाबले तेजी से फैलता है। लेकिन राहत की बात यह है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के लक्षण डेल्टा की तरह घातक नहीं है, बल्कि ये नया वेरिएंट हल्के लक्षणों वाला है, जिसे अच्छा संकेत माना जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सुरक्षा तंत्र कोरोना को लेकर बनाया गया है उस तंत्र को किसी भी तरह से कमजोर पड़ने दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो ओमिक्रॉन बेशक ज्यादा घातक साबित नहीं होगा, लेकिन बेहद संक्रामक जरूर है और इसीलिए इस वेरिएंट से बचाव की तैयारी की जा रही है। और इसीलिए बच्चों के लिए भी सुरक्षा कवच पर चर्चा तेज हो रही है। सरकार ने बच्चों को टीका लगाने का एक पूरा खाका तैयार कर लिया है और जल्दी ही बच्चों को वैक्सीन लगनी शुरू भी हो जाएगी। कहाँ से होगी शुरुआत और बच्चों के लिए सुरक्षा कवच जरूरी क्यों है, समझिए जरा इसे। देश में 18 साल से कम उम्र के 44 करोड़ बच्चे हैं और ओमिक्रॉन के खतरे के बीच इन बच्चों के लिए रक्षा कवच की मांग तेज हो गई है। गुड न्यूज ये है कि इस दिशा में किए जा रहे प्रयासों का नतीजा नजर आने वाला है, क्योंकि केंद्र सरकार जल्द ही 7 राज्यों में 12 से 17 साल के बच्चों के लिए टीकाकरण की शुरुआत करने वाली है। दुनिया भर में 40 से ज्यादा देश बच्चों को कोरोना वैक्सीन दे रहे हैं। साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस में 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है। ऐसे में ओमिक्रॉन के नए वायरस को देखते हुए एक्सपर्ट्स की भी यही राय है कि बच्चों को वैक्सीन लगानी चाहिए। ये रेगुलेटर्स भी बहुत चिंतित है इस बात से कि बच्चों के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है।
एक तो बच्चों की वल्नरेबिलिटी, दूसरा अगर जो वो उनको होगा तो फिर फैमिलीज को फिर से हो जाएगा, क्योंकि बच्चे फैमिली में बुजुर्ग भी हैं, लोग भी हैं, सबके साथ रहते हैं। उनके लिए उनकी लाइफ को भी प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है, फैमिलीज का इमोशन भी इसी में है। तो ये बहुत, जिस तरफ से आप देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की वैक्सीन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए हमें पूरा प्रयास करना चाहिए, जल्दी से जल्दी करना चाहिए। जानकार मान रहे हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से अगर तीसरी लहर आती है तो उसकी चपेट में बच्चे आ सकते हैं, इसलिए एहतियातन उनका टीकाकरण जरूरी है, और वो भी जल्दी। हमारी मेजर वीक लिंक है पीडियाट्रिक एज ग्रुप, जो वैक्सीनेटेड नहीं है। अगर हम जल्दी से जल्दी वैक्सीन अप्रूव करा लें और इस एज ग्रुप को लगाना शुरू करें, पहला, अगर हम छोड़ भी दें पीडियाट्रिक वैक्सीनेशन को, दूसरे जितने भी एडल्ट्स हैं जिनकी पार्शियल वैक्सीनेशन है, जिनको एक ही डोज लगी है, जिनकी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हुई है, ये हाई टाइम में हम अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीनेट करें। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार जल्द ही नौनिहालों के वैक्सीनेशन पर गाइडलाइन जारी कर सकती है। इसके बाद हिंदुस्तान भी उन देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जहां बच्चों को कोरोना वैक्सीन मिलेगी। ज़ायकोव डी जल्द ही बच्चों के लिए आने वाली है और शुरुआती दौर में ज़ायकोव डी को महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत 7 राज्यों के बच्चों को लगाई जाएगी। सबसे पहले ऐसे 6 करोड़ बच्चों को टीका दिया जाएगा जिन्हें कोई बड़ी बीमारी है। इसके लिए बीमारी का सर्टिफिकेट भी दिखाना होगा। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक ज़ायकोव डी को पहले महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में लगाया जाएगा। सूत्रों की माने तो दिसंबर से ही देश के पहले स्वदेशी टीके ज़ायकोव डी को बच्चों को लगाना शुरू कर दिया जाएगा। ज़ायकोव डी की खूबियों की बात करें तो ये एक निडल फ्री वैक्सीन है। इसे जेट इंजेक्टर से लगाया जाएगा। ये दुनिया की पहली डीएनए बेस्ड वैक्सीन है। इसके 3 डोज दिए जाएंगे। पहले डोज के 28 दिन बाद दूसरा और 56 दिन बाद तीसरा डोज लगेगा, जो 66% असरदार है और सामान्य टेम्परेचर पर भी लंबे समय तक स्टोर की जा सकती है। हालांकि ज़ायकोव डी को 20 अगस्त को दवा नियामक से आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली थी। सरकार ने ज़ायकोव डी के 1 करोड़ डोज का ऑर्डर नवंबर महीने में ही दे दिया है, जिसे ज़ायडस कैडिला ने बनाया है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक रहा तो बहुत जल्द लिटिल चैंपियंस कोरोना जंग का हिस्सा होंगे। मिलिंद शर्मा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। वैसे पूरी दुनिया की अगर बात करें तो अभी भी बच्चों की वैक्सीनेशन ने उतनी रफ्तार नहीं पकड़ी है जिस रफ्तार से बड़ों को वैक्सीन लग रही है। और इसका बहुत बड़ा, सबसे बड़ा फैक्टर अगर कहें कि आधे देशों में बच्चों के लिए वैक्सीन ही नहीं है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दुनिया में बच्चों को रक्षा कवच देने के लिए काम जोरों पर चल रहा है। 30 से ज़्यादा देश ऐसे हैं जहां पर बच्चों का वैक्सीनेशन तेज़ी से किया जा रहा है। कहीं केवल कोमोर्बिडिटी वाले बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है तो कहीं सभी को वैक्सीन लगाई जा रही है। इन देशों में 22 देश ऐसे हैं जहां पर 12 से ज़्यादा साल के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। 12 से ज़्यादा उम्र के बच्चों को रक्षा कवच देने में जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया समेत 18 देश और हैं जहां कोरोना को मात देने के लिए बच्चों का टीकाकरण लगातार चल रहा है। वहीं 7 देशों में 5 साल से ज़्यादा के बच्चों को कोरोना का टीका लगाया जा रहा है। इस लिस्ट में पहला नाम अमेरिका का है। 5 से 11 साल के बच्चों को फाइजर वैक्सीन दी जा रही है, जो किशोरों को दी जाने वाली खुराक का 1/3 हिस्सा है। और अमेरिका के अलावा इटली, ओमान, सऊदी अरब, यूएई में भी 5 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीनेट किया जा रहा है। चीन, हांगकांग और अर्जेंटीना में 3 साल से ज़्यादा के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है। तो वहीं क्यूबा की बात करें और साथ ही साथ अगर वेनेजुएला का जिक्र भी करें तो 2 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीन वहाँ भी दी जा रही है। हालांकि भारत में भी जल्दी ही 2 साल से ज़्यादा के बच्चों के लिए वैक्सीन आने वाली है। फिलहाल हिंदुस्तान में ज़ायडस कैडिला की 3 खुराक वाली कोविड वैक्सीन ज़ायकोव डी को इस महीने राष्ट्रीय एंटी कोरोना वायरस टीकाकरण कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। ज़ायकोव डी के अलावा कोवैक्सीन का ट्रायल भी जारी है। 2 से 18 साल के 920 कैंडिडेट्स पर कोवैक्सीन के दूसरे और तीसरे फेज की ट्रायल जारी है। कोवैक्सीन के 2 से 6, 6 से 12 और 12 से 18 साल तक के बच्चों पर अलग अलग ट्रायल्स चल रहे हैं।
DCGI ने सितंबर में सीरम इंस्टीट्यूट को अमेरिकी दवा कंपनी नोवावैक्स की बच्चों की वैक्सीन के ट्रायल की मंजूरी भी दी थी और इस वैक्सीन का ट्रायल 7 से 11 साल तक के बच्चों पर किया जा रहा है। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड की वैक्सीन कॉर्बेवैक्स के भी दूसरे और तीसरे फेज का ट्रायल जारी है। कंपनी 5 से 18 साल की उम्र के 624 से ज्यादा कैंडिडेट्स पर ट्रायल कर रही है। अमेरिकी वैक्सीन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन का भी यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि दुनिया भर में बच्चों पर अपनी वैक्सीन का ट्रायल ये कंपनी भी कर रही है। भारत में 12 से 17 साल के लोगों पर जॉनसन एंड जॉनसन का दूसरे और तीसरे चरण का ट्रायल अभी फिलहाल चल रहा है। तो ये सारी ऐसी कंपनियां हैं या कहें कि उम्मीदें हैं कि बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू हो सकता है। लेकिन दिल्ली में ओमिक्रॉन के मुकाबला करने के लिए कितनी तैयारी हमारी है, इसके लिए रामलीला मैदान की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर 500 बेड वाले हाईटेक कोविड अस्पताल बनाया गया है। वहां से ये रिपोर्ट देखिए। संभवतः तीसरी लहर और वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं, इस बात की आशंकाएं अब भी लोगों के मन में घर कर रही हैं। ये बताने के लिए हम इस वक्त राजधानी के रामलीला मैदान में मौजूद हैं। रामलीला मैदान में LNJP अस्पताल द्वारा 500 बेड्स की व्यवस्था की गई है। ये हर बेड हाईटेक बेड है। ये पैरामाउंट बेड यहाँ पर लगाया गया है। पोर्टेबल वेंटिलेटर्स की व्यवस्था की गई है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मॉनिटर्स यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि ये जो बेड है ये सभी सुविधाओं से लैस है। कोविड से संक्रमित या फिर ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित मरीजों की संख्या यदि यहाँ पर आती है, यदि मरीजों की संख्या यहाँ पर बढ़ जाती है, तो इसके लिए यहाँ पर सभी तरह की सुविधाएं की गई हैं। पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर स्पेशली मौजूद है, खास डॉक्टर्स की टीम्स की व्यवस्था है। और ये देखिए यहाँ पर परमानेंट यहाँ पर ये वेंटिलेटर बेड भी लगाया गया है। पोर्टेबल वेंटिलेटर्स के साथ साथ यहाँ पर एक परमानेंट वेंटिलेटर भी लगाया गया है, ताकि स्थितियां यदि खराब होती हैं, कोई सीरियस केस आता है, तो उसमें भी किसी की जान को हानि ना हो, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है। लोकनायक अस्पताल ने काफ़ी बड़ी संख्या में फर्स्ट वेव और सेकेंड के दौरान पेशेंट ठीक करके भेजे हैं और आपने खुद कहा कि 25,000 के लगभग पेशेंट भर्ती हुए और ज़्यादातर ठीक होके गए। ये जो फैसिलिटी जहाँ हम खड़े हैं ये लोकनायक का ही हिस्सा है। लोकनायक के ही डॉक्टर यहाँ पर ड्यूटी करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मई के महीने में बहुत कम टाइम में इसको रिकॉर्ड टाइम में बना करके हमें निर्देश दिया था कि इसको चालू करना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ हैं, सारे जो लेटेस्ट इक्विपमेंट हैं, सेंट्रल ऑक्सीजन है। यहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन का कैपेसिटी है वो भी 30 टन्स है पर डे का। और आप देखिए कि सारे जो बेड्स हैं उस पर सारा एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम है। अब देखना ये होगा कि स्थितियां सुधरती है या फिर संभवतः तीसरी लहर दस्तक देती है। लेकिन जरूरी है कि हम और आप मिलकर इस संभवतः तीसरी लहर को और वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को टालें। कैसे? मास्क पहने, सैनिटाइजेशन करें और यदि आपने वैक्सीनेशन नहीं किया है तो जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करें, ताकि हम आने वाले खतरे से बच सकें। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष झा के साथ दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे। भारतीय नौसेना की एक स्क्वाड्रन को किलर स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता है। आज इस स्क्वाड्रन को उनके पराक्रम और साहस के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड अवार्ड से नवाजा है। किलर स्क्वाड्रन नौसेना की वही 22वीं मिसाइल वेसल स्क्वाड्रन है जिसने 1971 की जंग में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहने वाले किलर स्क्वाड्रन ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पराक्रम में भी हिस्सा ले चुका है। पुलवामा हमले के बाद इसे पाकिस्तानी तट से थोड़ी ही दूरी पर तैनात कर दिया गया था। किलर स्क्वाड्रन के सैनिकों को उनकी बहादुरी और पराक्रम के लिए अब तक 1 महावीर चक्र, 7 वीर चक्र और 8 नौसेना मेडल मिल चुके हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं नौसेना की 22वीं स्क्वाड ने 1971 की लड़ाई में किस तरह अपने पराक्रम से भारत की जीत की कहानी लिखी थी। तारीख 22 नवंबर 1971, वक्त दोपहर 2:41। यही वो दिन था और यही वो वक्त जब पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय क्षेत्र पर गोलीबारी की। उस दिन पाकिस्तान को भी यह एहसास नहीं था कि यही चंद गोलियां उसके टुकड़ों में बंटने का सबब बनने वाली हैं। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध की शुरुआत हो गई और पाकिस्तानी वायुसेना ने पूरी प्लानिंग के साथ इंडियन एयरफोर्स के श्रीनगर, अमृतसर और पठानकोट बेस पर हमला बोल दिया।
उस वक्त पाकिस्तान को यह एहसास नहीं था कि आने वाले 2 हफ्ते उसकी कुंडली पर बेहद भारी पड़ने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद भारत की तीनों सेनाएं अपने पूरे दमखम के साथ पाकिस्तानी बेस को निस्तनाबूद करने में जुट गईं। बिना उकसाए पाकिस्तान युद्ध की आग को हमारी सीमाओं के भीतर ले आया था। अब युद्ध को पाकिस्तान की चौखट तक ले जाने की बारी हमारी थी। 1971 के युद्ध में यही से शुरुआत हुई नौसेना के पराक्रम की अद्भुत कहानी की। तो इनिशियल ऑपरेशन जो हुआ था उसे ऑपरेशन ट्राइडेंट कहते हैं, जो हुआ था 4 और 5 दिसंबर, 4 और 5 दिसंबर की रात को हुआ था। एंड इसके इमीडिएट रिटेलिएशन में पाकिस्तान ने हमारी एक शिप डुबाई थी, जिसपे हमारी काफी कैजुअलिटीज हुए थे। ऑलमोस्ट 100 लोग हमारे नाविक मारे गए थे। और फिर इसके रिटेलिएशन में फिर हमने ऑपरेशन पाइथन लॉन्च किया था 8 और 9 दिसंबर को। भारतीय नौसेना के तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल नंदा ने वेस्टर्न सी बोर्ड के कमांडर वाइस एडमिरल एसएन कोहली को पाकिस्तान के युद्धपोत और बंदरगाहों को तबाह करने के लिए सबसे घातक नेवल फ्लीट को रवाना करने का निर्देश दिया। ऑफेंसिव एक्शन उन्होंने मिसाइल के साथ एग्रेसिवली अटैक किया था। उन्होंने जब उनको टो करके कराची कोस्ट के पास ले जाया गया और वहां से उन्होंने घातक हमला किया ऑन दी पाकिस्तानी एसेट्स, पाकिस्तानी पोर्ट के ऊपर, शिप्स के ऊपर, उनके फ्यूल सप्लाईज के ऊपर, और फिर वहां से अपनी तेज रफ्तार से निकल आए। आपको बता दें कि उस दौर में आज की किलर स्क्वाड्रन को ही 25वीं मिसाइल स्क्वाड्रन के नाम से जाना जाता था। आदेश मिलने के साथ ही भारत के तटों पर हाल ही में लाई गई नई नवेली ओसा क्लास मिसाइल बोट्स के बेड़े के साथ 25वीं स्क्वाड्रन अपने मिशन पर निकल गई। 25वीं स्क्वाड्रन ने इस युद्ध में वो रणनीति अपनाई जिसकी पाकिस्तान ने कल्पना भी नहीं की थी। पाकिस्तान का काल बनने जा रहे इस बेड़े में आईएनएस वीर, विद्युत, निपथ, निर्घट, विनाश, विजेता और निर्भीक युद्धपोत को शामिल किया गया। 1971 के युद्ध में इन नौकाओं ने निर्णायक भूमिका निभाई। सोची समझी रणनीति के तहत नौसेना के बेड़े युद्धपोतों के जरिए छोटी मिसाइल बोट्स को खींचकर कराची बंदरगाह के दक्षिणी छोर के बिल्कुल नजदीक ले गए, जहां से वो तेज गति के साथ कराची बंदरगाह पर सीधा हमला बोलकर वापस आ सकते थे। और हुआ भी वही। 4-5 दिसंबर 1971 की रात को भारतीय नौसेना के योद्धा ट्राइडेंट फॉर्मेशन में आगे बढ़ने लगे। कराची बंदरगाह से 40 मील पहले आईएनएस निर्घात ने एक रडार कांटेक्ट की सूचना दी। आईएनएस निर्घात से 25 मील की दूरी पर यह पाकिस्तान का बैटल डिस्ट्रॉयर पीएनएस खैबर था। सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे। भारतीय वायुसेना ने ट्विटर पर यह दुखद खबर साझा की। बुधवार को तमिलनाडु के कुन्नूर में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। बिपिन रावत के अलावा हादसे में उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक सीडीएस बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ वेलिंगटन में एक कार्यक्रम में शामिल होने गए थे।